मेरा नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ये चैनल टेक्निकल वीडियोस और बिजनेस बेस पर रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। ये शायद आपने जो प्रीवियस हमारा ग्रिड बोर्ड था उसमें एक हाँ जी। लेवल का इशू था कि लेवल जैसे ही ट्रिगर फर्दर वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट फर्दर मूव करती है, तो हाँ जी। फर्दर मूव करने की वजह से हमारा वो लेवल ट्रिगर नहीं होता था। यस। ओके, पॉसिबल है कि आपने शायद उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये जो आपके ऑर्डर्स हैं, आपने बाय ऑर्डर हो या फिर सेल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स यूज़ करने की कोशिश की है कि शायद ये पेंडिंग ऑर्डर्स मैं फॉलो करूं। अब भी इन आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली आपका ये जो बोर्ड है, जो हाँ मुझे जी। फील हो रहा है, ये बोर्ड आपका एक्चुअली में ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड पर बेस करता है, ना कि कंसोलिडेशन पर बेस करता है रेंजिंग मार्केट पे। अब ये बोट बेटर परफॉर्म करेगा आपका ट्रेंडी फेज़ में, ना कि कंसोलिडेशन में। तो इसके लिए जो बेस्ट स्नैरियो है वो ट्रेंड का स्नैरियो है। अगर मार्केट आपकी एक साइड पर मूव करती है तब आपके एक साइड पर आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा, तो आपको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस तरह रेंजिंग में मूव करती रहेगी, ओके। अप जाएगी, तो आपके बाय ऑर्डर जो सेल स्टॉप ऑर्डर्स हैं वो भी अप मूव कर जाएंगे। इस फेज़ में जैसे ही जो मार्केट अप मूव करेगी, आपके जो सेल स्टॉप ऑर्डर हैं ये भी अप मूव कर जाएंगे, क्योंकि इस वे में आपने कोई बाय ऑर्डर्स ट्रिगर किए हैं और इनको अप मूव करवा दिया है। अगेन जब मार्केट नीचे आती है तो ये आपके जो ये ऑर्डर्स थे आपके बाय स्टॉप ऑर्डर्स, वो नीचे मूव करेंगे और आपके कुछ सेल ऑर्डर भी इसी लेवल पर ट्रिगर हो जाएंगे। फिर अगेन आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप बाय ऑर्डर्स भी ट्रिगर कर देंगे, यहाँ पर आप सेल ऑर्डर्स भी ट्रिगर कर देंगे। तो ये आपका केस ये रहेगा। ये लाइन मार्केट अभी रेंजिंग में है और ये लाइन आपकी सिर्फ बाय ऑर्डर्स ट्रिगर करेगी, हाँ जी। ये लाइन आपकी सेल ऑर्डर ट्रिगर करेगी, हाँ जी। ये लाइन आपकी अगेन बाय ऑर्डर ट्रिगर करेगा ये फेज़, और ये लाइन अगेन आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर करेगा। उसका इशू ये है कि जैसे ही आप बाय फेज़ में जाते हैं, आपने यहाँ पर फर्स्ट बाय ऑर्डर, ये मैं ट्रिगर करता हूँ, लाइन से शो करता हूँ, आपने यहाँ पर फर्स्ट बाय ऑर्डर, सेकंड बाय ऑर्डर, थर्ड बाय ऑर्डर ट्रिगर कर दिया। तो ऐसे तीन ऑर्डर्स आपने ट्रिगर किए। जो आपके ये जो सेल ऑर्डर्स थे ये भी माइनस 3 ग्रिड जो -30 पिप्स आपके अप मूव कर जाएंगे। तो ये ऑर्डर्स आपके मान के चलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आ चुके हैं। तो ओके। अगेन जब मार्केट बिलो मूव करती है, हाँ अब जी। ये ऑर्डर्स भी इन्होंने भी मोशन मूव किए ना एक पोजीशन से अप, ये ऑर्डर्स भी आपके अप मूव कर चुके होंगे। जब मार्केट अगेन नीचे आती है तो ये ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये जब ऑर्डर ट्रिगर हुए थे, इसके साथ हमने कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स भी ट्रिगर किए थे मज़ीद, जो कि कंट्रोल कर रहे थे इस पोजीशन को, और फर्दर ये वाला इसको कंट्रोल कर रहा था। तो इसी तरह ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जब आप मार्केट नीचे मूव करेगी वो पेंडिंग ऑर्डर्स भी नीचे आ जाएंगे। वो पॉसिबल है कि वो इस पॉइंट पे आ जाएं। फिर अगेन अगर मार्केट अब मूव करेगी तो आपका ये लेवल हिट हो जाएगा, और ये पेंडिंग ऑर्डर जो फर्दर नीचे मूव कर चुके हैं ये भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जो इसके अलावा हमने जैसे ये एग्जीक्यूट होंगे, ये फर्दर मज़ीद और पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे, और वो जो फर्दर पेंडिंग ऑर्डर्स जनरेट होंगे वो भी इस लास्ट वाले से। अब लास्ट वाला तो यहाँ पर ट्रिगर हुआ था, लेकिन मूव करके वो यहाँ पर आ चुका है। तो जब ये पेंडिंग ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे तो लास्ट ऑर्डर से 10 पिप के गैप पर फर्दर मज़ीद कुछ और बाय पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। और वो भी जब हम ये नीचे मूव करेंगे तो वो बाय ऑर्डर्स आपके वो भी नीचे, बाय स्टॉप ऑर्डर वो भी आपके यहाँ पर नीचे मूव कर जाएंगे ऊपर से। तो अब इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपकी मार्केट लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज़ में या फिर रेंजिंग फेज़ में चली जाए, तो आपके जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स कंटिन्यूसली क्रिएट होते रहेंगे।
तो उससे Yes. आपको डिसएडवांटेज ये रहेगा कि मार्जिन लेवल आपका रिड्यूस हो जाएगा, और मार्जिन लेवल रिड्यूस होने के साथ अब आपको आइडिया है कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और अगर आप 0.01 लोड भी यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स के डिपेंड करता है डिफरेंट पेयर्स पर कि किसी पेयर में आपके पास 500 लेवरेज पर आपको $1.5 रिक्वायर्ड है, किसी पेयर पर आपको 0.01 लोड के लिए $3 रिक्वायर्ड है 500 लिवरेज की बेस पर, और किसी जगह पर आपको $2.5 रिक्वायर्ड है। और इस केस के दौरान तो पॉसिबल है कि आपकी 40 ऑर्डर्स, यहाँ पे 30 ऑर्डर्स, 35 ऑर्डर्स, 50 ऑर्डर्स आपके ट्रिगर हो जाएं, और मार्केट लॉन्ग टर्म रेंज में रहेगी, तो हर एक ऑर्डर पर आपको कमीशन भी पे करनी पड़ेगी। Okay. अगर जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा कमीशन पे करनी पड़ेगी। और जो मार्केट है, मार्केट ने मान के चलें कि आपके 35 ऑर्डर्स ट्रिगर करवा दिए, 35 ऑर्डर्स ट्रिगर करवा दिए, तो और ये मार्केट एक साइड पर मूव कर गई इस साइड पर, Okay. तो सेल साइड के ऑर्डर्स की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली लॉजिक के अकॉर्डिंगली सेल साइड का जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा अगर मार्केट एक साइड में मूव करेगी। लेकिन मार्केट का एक साइड में मूव करने की भी एक लिमिट है, मार्केट एक लिमिट से ज़्यादा मूव नहीं करेगी। हो सकता है कि वो 200 पिप्स एक साइड में मूव करे या 100 पिप्स एक साइड में मूव करे, और वहाँ पर मूव करने के बाद वो मार्केट अगेन रिवर्स बैक तो शो करेगी, वो वापस आएगी, क्योंकि ये एक मैक्सिमम लेवल होता है। स्पोर्ट का भी एक मैक्सिमम लेवल है, और सप्लाई जोन का एक मैक्सिमम लेवल है, और डिमांड जोन का भी एक लेवल है। और अब प्राइस मान के चलें कि मूव कर गई है तकरीबन -100 पिप्स, जो प्राइस है वो नीचे मूव कर चुकी है। अब जो आपका इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, मैं प्रोस पे बात नहीं कर रहा, आपने प्रोस को जहन में रखते हुए अपनी ये स्ट्रेटजी तो बिल्ड कर दी, लेकिन कॉन्स को आपने फॉलो नहीं किया। अभी मैं कॉन्स पर बात कर रहा हूँ, मैं प्रोस पे बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्स पर बात कर रहा हूँ। आपकी स्ट्रेटजी का कौन ये है कि आपने अगर ज़्यादा ऑर्डर्स ट्रिगर करवा दिए और मार्केट -100 पिप्स मूव कर गई है बिलो, और जो आपकी कमीशन है, कमीशन हम ट्रेडर्स की जो डिफ़िकल्टी है वो इसी पर आती है, कमीशन। ओके, तो हमारी डिफ़िकल्टी ये कमीशन है, कमीशन प्लस स्प्रेड। ओके, आप इन दोनों चीज़ों से वाकिफ़ हैं, मुझे इन पर अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन और स्प्रेड आप दोनों को जानते हैं। स्प्रेड सेपरेटली चार्ज करता है, कमीशन सेपरेटली चार्ज होती है। तो एक ही ट्रेड पर आपकी दोनों चीज़ें सेपरेटली एग्जीक्यूट होती हैं। स्प्रेड आपका दरअसल ब्रोकर के लिए है, और कमीशन जो मार्केट में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा रहा है उसकी कॉस्ट है। तो अब मार्केट ने आपके 35 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवा दिए हैं, और मार्केट मैक्सिमम लेवल -100 पे बिलो मूव करती है, लेकिन जो कमीशन आप पे कर चुके हैं अपने इन ऑर्डर्स पर, उनकी रिकवरी अभी नहीं हुई। अभी जो उनकी रिकवरी है, जो मार्केट बिलो मूव कर गई तकरीबन, ये 100 पिप्स मान के चलें कि 80 पिप्स या 100 पिप्स जो आपके हैं, ये सिर्फ कमीशन को रिकवर करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। और अगर आपने प्रॉफिट करना है तो आपको फर्दर प्रॉफिट के लिए आपको जो मैक्सिमम डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, आपके पास रिक्वायरमेंट थी कि मार्केट आपकी मैक्सिमम -150 मूव करे 35 ऑर्डर्स के लिए। मैं कह रहा हूँ ये एजम्पशन है कि आपको रिक्वायरमेंट है कि -150 तक ही जाए, अगर वो जाएगी तो ही आप डोंट से लॉस से रिकवर होंगे, नेट लॉस से। अगर आप विद इन 100 पिप्स रहेंगे तो ये आपका जो नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट, वो रेडी रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और कमीशन अभी तक रिकवर नहीं हुई। और कमीशन रिकवर करने के लिए आपको एक साइड की मूवमेंट ज़्यादा चाहिए। अगर मार्केट एक ही साइड ज़्यादा एग्जीक्यूट हो जाती है, तब आप अपने नेट कमीशन के साथ साथ नेट लॉस, जहाँ तक आपको नेट लॉस ही है, प्रॉफिट आपका
मतलब 120 पिप्स से अप, यहाँ पे 30 पिप्स से अप आपका प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू होगा। तो अगर आप 130 से -130 से बिलो मूव करते हैं देन आपका जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में रहेगा। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है कम्प्लीटली डिज़ास्टर है। और आप स्टिल अभी भी चाहते हैं कि आपने इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये नहीं मेरा अगर आप इसमें आपका जो 100 पिप्स हैं, अगर ये आपके मान के चलें कि आपके 5 ऑर्डर्स हैं, मैं ऑर्डर्स की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताऊंगा कि रिटेल ट्रेडर्स और जो फर्दर मार्केट मेकर्स हैं उनको क्या इशू होता है। इसमें उन इश्यूज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपने मैक्सिमम 5 ऑर्डर्स ट्रिगर किए हैं यहाँ पर, पेंडिंग ऑर्डर बाय सेल टोटल मिला के आपके पास 5 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, और 5 पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर करवा कर मार्केट आपकी एक साइड पर मूव कर गई, और मैक्सिमम 5 पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए अगर मार्केट -100 पिप्स तक मूव कर जाती है एक साइड पर, तो आपके ये पांचों ऑर्डर्स जो हैं ये प्रॉफिट में चले जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ने 10 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवा दिए हैं और फिर मार्केट एक साइड पर मूव कर गई है -100 पिप्स, तो पॉसिबल है कि ये आपका 10 ऑर्डर्स भी प्रॉफिट में चले जाएं। लेकिन अगर मार्केट ने आपके 20 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवा दिए हैं और 20 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो -100 पे चले जाए, एक डायरेक्शन पे मूव कर जाए -100 पिप्स, तो ये पॉसिबल है कि जो आपके जो 20 पिप्स हैं, ये 20 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये 100 पिप्स मूव करने के बाद भी ये आगे प्रॉफिट में ना रहें। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि इसके मैं साथ साथ एक्सेप्ट आपकी करता हूँ। कमीशन भी इंक्रीज़ हो रही है। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप जैसे ही अपना ऑर्डर ट्रिगर करते हैं और ऑर्डर का वॉल्यूम लेस होता है, आपका ऑर्डर वॉल्यूम लेस है, तो और जैसे ही आप ऑर्डर इस लेवल पे ट्रिगर कर देते हैं, इस लेवल पर आपने एक ऑर्डर ट्रिगर किया, आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस यहाँ पर थी लेकिन स्प्रेड आपका इतना था। एक आप लाइन व्यू करते हैं आस्क, और एक लाइन आप व्यू करते हैं बिड की। एक आस्क लाइन है, एक बिड लाइन है। तो कोई भी मार्केट में अगर आप एक प्राइस को जिस लेवल पर बाय कर रहे हैं वो उस लेवल पर बाय नहीं होगी, क्योंकि ब्रोकर भी कहीं से वो डॉलर की करेंसी ख़रीद कर आपको दे रहा है। तो वो बीच में से तजारत का असूल है कि आपने एक साइड से अगर कोई चीज़ $100 में परचेज़ की है, आप आगे सेलर को 100 में नहीं सेल करेंगे, आप उसको 105 या $110 की सेल करेंगे। तो यस आपने सेल बाय यहाँ पर किया, लेकिन आपको आपकी ऑर्डर जो ट्रिगर है ओरिजिनल में वो यहाँ से होगा। ओके, आपका ऑर्डर ट्रिगर यहाँ से होगा, क्योंकि ये जो बीच में स्प्रेड है ये ब्रोकर की कमीशन, ब्रोकर के चार्जेस हैं, ये भी एक कमीशन का पोर्शन है। स्प्रेड सेपरेटली चार्ज होंगे, और जो लोड की कमीशन है सी ट्रेडर पर लोड के पर लोड आप तकरीबन $3 चार्ज करते हैं। पर लोड हमारे $3 चार्ज होते हैं ब्रोकर की तरफ से। और अगर आपने इसकी कैलकुलेशन निकालनी हो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कमीशन का, कि जो कमीशन है वो आपका नवीन जी, हम लोग इसमें एक पॉइंट हम लोग मिस कर रही है। आपने पहले बता दिया, ठीक है, आप कॉन्स का बात कर रही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये बॉट मैंने उसमें और एक फीचर्स भी लगाया मैंने वो ग्रिड बॉट में। इसमें मैंने दो फीचर्स है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। ओके इसमें अभी हम लोग कितना भी ऑर्डर ट्रिगर हो रही है, मैं टेक प्रॉफिट 10 पिप डाला है, तो कितना भी लेवल जाने के टाइम दूसरा पेंडिंग ऑर्डर है ना, उसका पेंडिंग पही ऑर्डर है वो क्लोज हो जाती है। अभी उसका मैंने कितना भी ट्राई किया था, ये पूरा ट्राई करके मेरे को ये अच्छी रिजल्ट तो आ रही है, बट ये छोटी चीज मेरे को ट्राई करनी है, उसका चेक करके, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग में जाने के बाद, ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग में जा गया, अभी मेरे को पेंडिंग बाई ऑर्डर पूरा ट्रिगर हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेड। बट रिट्रेसमेंट चॉइस करने के टाइम ये सर्टेन लेवल का बाद ये मेरे को पता नहीं, तो रिट्रेसमेंट और मार्केट डायरेक्शन चेंज होगा पता नहीं, इसलिए मेरे को वो सेल ऑर्डर चाहिए उसी लेवल पे। ओके
अभी मेरा इसमें ये बॉट मैं शेयर करूंगा, आपका साथ शेयर करूंगा। ये बॉट मेरा मेरा तरफ से मेरा कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट में मेरा पुराना बॉट था, मैं उसका यूज करके एडजस्ट किया था। और प्रॉब्लम क्या आ गया, ये बॉट में अरे फंक्शन यूज हो रही है, मेरे को इसलिए अरे फंक्शन का साथ कैसा मूव करनी है वो मेरे को एक्सेप्ट मालूम नहीं है, इसलिए वो फंक्शन हम लोग डाल दिया। तो दिस विल वर्क फाइन फॉर मी। अभी आई एक्सेप्टेड योर पॉइंट, कितना भी टेक प्रॉफिट है, ये बॉट में एक फंक्शन मैंने लगाया, कितना भी नेट प्रॉफिट है उसका ऊपर है तो बॉट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर नेट लॉस मार्केट कभी नेट प्रॉफिट तक जाने के बजाय आपका मार्जिन लेवल हिट कर दे, देन आप क्या करेंगे? नहीं, इसलिए मैं अभी मैंने बॉट बनाया था, इसमें ये और एक फैक्टर था, ड्रॉ डाउन फैक्टर मैंने लगाया, इसका ऊपर चला गया तो कोई ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। ओके, तो ये मैं आप इसको परस्यू करना चाहते हैं स्टिल? यस आई वांट टू एडजस्ट द पेंडिंग मैंने ऑर्डर। आपको इसकी पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं। जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है, आप इसको लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज़ पे यूज़ नहीं कर सकते, और ट्रेंडी फेज़ में भी आपको आइडिया नहीं है कि आप ट्रेंड के किस फेज़ में हैं। पॉसिबल है कि ट्रेंड जोन सा है वो आपका काफ़ी अप मूव कर चुका है और आपने ट्रेंड में एंट्री इस जगह पर ली है, हाँ जी, तो अब कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी ट्रेंड के बाद आपका कंसोलिडेशन फेज़ लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चला जाएगा तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए डिज़ास्टर है। तो आपने एक पॉइंट नोट करना है, जैसे ही जो ऑर्डर्स, जो बोट्स आपके ट्रेंड को फॉलो करते हैं, आपने उनको कंसोलिडेशन फेज से स्टार्ट करना है, यूज़ करना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैरी विलियम का आप जानते होंगे, जो आपके पास MT4 है, MT5, वहाँ पर आपके कुछ ऑसिलेटर्स हैं, उनके सेक्शन, ऑसिलेटर के सेक्शन में आपको लैरी विलियम का नाम नज़र आएगा। ठीक है, लैरी विलियम एक ट्रेडर रह चुका है और कुछ कुछ ऑसिलेटर उसने बिल्ड किए हैं। ये मैं एक सीटेड से आपको शो कर देता हूँ उसका नाम। उस पर्सन ने जैसे आप लोग उसको फॉलो करते हैं, इंडिकेटर्स। अब MT4 का भी काम करती है नवीन जी? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ज़्यादातर इसके जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं रिटर्न कर देता हूँ। ओके ओके, उसमें लास्ट में है ना विलियम्स? जी, लैरी विलियम्स। अब लैरी विलियम ने भी कुछ इंडिकेटर्स बिल्ड किए हैं, ये ऑसम ऑसिलेटर, गेटर और AC। ओके, अब लैरी विलियम के अकॉर्डिंगली जो मोस्टली हमारे पास ट्रेडर्स हैं जो कि डे ट्रेडर्स हैं, तो डे ट्रेडर्स मोस्टली सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उनकी एक रीज़न है। क्योंकि अगर जैसे ही किसी ट्रेडर ने अगर ट्रेंड को फॉलो करना है, क्योंकि ट्रेंड के बगैर आप अर्न नहीं कर सकते, आपको मार्केट एक साइड पर मूव करेगी तभी आप अर्न करेंगे। क्योंकि बाय ऑर्डर है तो मार्केट अगर आपके बाय साइड पर अप साइड डायरेक्शन में आप ट्रेंड में मूव करेगी तभी आप अर्न करेंगे। अगर आप सेल ऑर्डर ट्रिगर करते हैं और मार्केट आपकी सेल ट्रेंड डायरेक्शन में मूव कर जाती है तभी आप अर्न करेंगे। अब मोस्टली ट्रेडर जो है ट्रेंडी फेज़ को फॉलो करते हैं, अगर मार्केट ट्रेंडी फेज़ में नज़र आती है तो वो इसको इसमें एंट्री ले लेते हैं। और ये असूल है नेचर का कि एक फ़ेज़ के बाद दूसरा फ़ेज़ आना ही है। अगर अभी आप ट्रेंडी फेज़ में हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ट्रेंडी फेज़ के बाद आपके पास कौन सा फ़ेज़ आएगा। ये ट्रेंडी फेज़ चल रहा है अभी, अगर करंटली ट्रेंडी फेज़ चल रहा है तो इसके बाद आपके पास कौन सा फेज़ आएगा? कंसोलिडेशन या रेंजिंग। तो नेक्स्ट फेज़ जो सा आपका ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन फेज़ अगर है आपका, तो इस कंसोलिडेशन फेज़ के बाद अब आपको आइडिया कि इसके बाद कौन सा फेज़ आएगा, ट्रेंडी फेज़ आएगा। तब आपको पता है कि हर ये फेज़ की जो शिफ्टिंग है, आपका ट्रेंडी फेज़, कंसोलिडेशन फेज़, रेंजिंग फेज़, देन अगेन ट्रेंडी फेज़, तो आपका जो ट्रेंडी फेज़ है वो हमेशा कंसोलिडेशन फेज़ के बाद आता है। जो भी आपने बोट्स यूज़ करना शुरू करने हैं, ट्रेंड बोट्स जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं,
अगर आप कहीं पर भी देखते हैं कि आपकी जो कंसोलिडेशन फेज़ है वो 2-3 दिन फेज़ कंसोलिडेशन में रहा है, मार्केट तकरीबन 2 या 3 दिन वो कंसोलिडेशन के फेज़ में रही है, हाँ जी, तो मैक्सिमम ये 1 वीक तक कंसोलिडेशन में जाती है मार्केट, ओके, या फिर 1 या 1.5 वीक तक कंसोलिडेशन में जाती है अगर लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज़ भी रहता है तो आपने कंसोलिडेशन फेज़ में एंट्री ली, क्योंकि अगर आप कंसोलिडेशन फेज़ के एंड पे एंट्री लेंगे तो पॉसिबल है कि आप एक ट्रेंड को कैच कर लें। अगर आप यहाँ पर कंसोलिडेशन का एंडिंग फेज़ है लेकिन ये पोर्शन भी कंसोलिडेशन में ही है, अगर आप कंसोलिडेशन फेज़ के एंड पे एंट्री लेंगे तो पॉसिबल है कि आप एक साइड की डायरेक्शनल मूवमेंट को कैच कर लें, तो आपका ये जो बोट है ये एक साइड की डायरेक्शनल मूवमेंट को ही कैच करता है। ओके, ओके, तो अगर आप इस तरह कंसोलिडेशन के एंडिंग फेज़ में एंट्री लेने की बजाय अगर आप ट्रेंडी फेज़ के एंडिंग फेज़ में एंट्री लेते हैं, इट मीन्स कि आपने रॉन्ग प्लेस अपने लिए चूज़ किया है, क्योंकि ट्रेंडी फेज़ का अगर आपने देखा है कि मार्केट इतनी ट्रेंडी में है तो मैं यहाँ पर अपना बोर्ड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अब ये भी रूल है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ हमेशा ट्रेंडी फेज़ के बाद आता है, तो आपने अगर ऑलरेडी ट्रेंडी फेज़ को व्यू कर लिया है, इस फेज़ को अगर आपने व्यू कर लिया है तो इट मीन्स कि आपका जो ट्रेंडी फेज़ है वो डाई आउट होने वाला है। तो आप अगर इस पोजीशन पे एंट्री लेते भी हैं तो इसके बाद मार्केट आपकी कंसोलिडेशन में चली जाएगी लॉन्ग टर्म, तो आप मोस्टली लोग यहाँ पर फेल होते हैं। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो आपको कंसोलिडेशन को फॉलो करना है पहले। अगर आप कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को फॉलो कर लेंगे तो आपने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के एंडिंग पॉइंट पर एंट्री लेनी है, ताकि आप ट्रेंड को जब जैसे ट्रेंड स्टार्ट हो तो आप ट्रेंड की मोस्टली जो मूवमेंट है आप उसको कैप्चर कर सकें। ओके, तो इस एक बोर्ड के लिए सिर्फ यही एक पॉइंट है। नहीं अभी ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मैं नया बोर्ड बिल्ड कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट मैं चूज नहीं करूँगा। अभी मेरा को रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा पुराना बोर्ड में एक कंडीशन ऐड करनी है, उसका पेंडिंग ऑर्डर को शिफ्ट करने के लिए, यही काम है। अभी नया बोर्ड आप बिल्ड कर रहे हो तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इट विल नॉट वर्क। अभी मैंने 2-3 ग्रिड बोर्ड हम लोग बना चुका है। एक ग्रिड बोर्ड आपका साथ मैंने बनाया था, मेरे पास और एक ग्रिड बोर्ड था, उसमें से थोड़ी से मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग चालू किया था, बट यू हैव अ पॉइंट है, ओके, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड एज पर योर कॉन्सेप्ट। अभी मेरे पास और ये दूसरा ग्रिड बोर्ड था, इसमें 2-3 फैक्टर्स मेरे को अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया तो फिक्स हो जाती है। इसलिए मेरे को ये पेंडिंग ऑर्डर है ना, कितना भी पेंडिंग ऑर्डर है उसका मूव करने के लिए एक लॉजिक चाहिए, वो मेरे को पता नहीं है। वो लॉजिक आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरे को ठीक हो जाएगा। आई विल शेयर यू द कंप्लीट सोर्स कोड, अंडरस्टैंड लिटिल बिट क्या कॉन्सेप्ट में काम करती है। लास्ट टाइम जब हमने ग्रिड बोर्ड बिल्ड किया था उसका जो लेवल जोन था, हाँ जी, आपको आइडिया है कि लेवल जोन मैंने दरअसल एक पिप जोन मैंने प्रोवाइड किया था। हाँ जी, अगर आप 3 पिप रखते हैं तो ये 3 पिप्स का लेवल जोन रहेगा, हाँ जी, ठीक है, 3 पिप लेवल जोन, और 3 पिप के बाद अगर आपका 10 पिप का ग्रिड लेवल है तो ये इन बिटवीन एरिया आपका 10 पिप का रहेगा ये ग्रिड साइज। और अगेन अगर आपका कोई लेवल है तो वो 3 पिप जो है वो आपका 3 पिप लेवल के लिए, 10 पिप्स आपके ग्रिड साइज के लिए, फिर 3 पिप लेवल के लिए। अब इसी तरह जो आपका बाय स्टॉप ऑर्डर है और बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर है, अब हम 2 ऑर्डर्स पे डिस्कस करते हैं। नहीं मैं एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट मैंने स्टडी किया था, वो 22 का ऑर्डर तो थोड़ा बहुत रिस्की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए मैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर का भी चेंज करूँगा बाद में। मैं ट्राई कर रहा था, मैं चेंज कर सकता हूँ उसका पैरामीटर डाल के। तो अब ये जो मैंने ग्रिड बेस पे आपको मार्केट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाया था, अब आप इन मार्केट ऑर्डर्स को व्यू कर सकते हैं। तो मैंने ये जो मार्केट ऑर्डर्स हैं जहाँ पर मैं अगर बाय ऑर्डर ट्रिगर कर रहा हूँ, इस जगह पर अगर मैं कोई बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ तो बाय ऑर्डर जैसे ही इस लेवल मार्केट प्राइस जोन सी है जैसे ही अप मूव करती है और वो इस लेवल को हिट करती है
हम्म, इस लेवल को हिट करती है जैसे ही, तो हाँ जी, वो 3 पिप जोन के अंदर एंटर हो चुकी है। ओके, हम्म, तो इस लेवल पर एक आपका बाय ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन हाँ जी, अगर मार्केट प्राइस मूव करते करते इसमें गैप आता है कुछ, अक्सर आप स्टॉक में, अगर आप स्टॉक मार्केट में व्यू करें तो स्टॉक मार्केट में गैप काफ़ी ज़्यादा आता है कि मार्केट आपकी मूव करते हुए यहाँ पर गई, क्लोज हो गई, और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई तो वो यहाँ से ओपन हुई, फिर आगे फर्दर हाँ मूव जी, की। तो इतना हम्म, ये आपको गैप गैप नज़र आएगा। स्टॉक मार्केट में गैप ज़्यादा है, फॉरेक्स मार्केट में फिर भी गैप कम है। तो लेकिन अगर गैप आता भी है, मार्केट जहाँ पर क्लोज हुई प्रीवियस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई, तो ये कैंडल आपकी 3 पिप जोन के अंदर है, तो आपका जो सेल स्टॉप ऑर्डर है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो हाँ जी, आपकी मैक्सिमम 3 पिप का जो मैक्सिमम लिमिट है, ये आपकी एक लिमिट की तरह काम करेगी। यस यस यस, ओके, आई अंडरस्टैंड जो इट। प्रीवियसली मैं जो ग्रिड यूज़ कर रहा था वो दरअसल इसी ही आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, वो बाय स्टॉप लिमिट यस, ऑर्डर्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। ये लास्ट टाइम जो मैंने ऑर्डर्स को पिक किया था वो इस आइडियोलॉजी की बेस पे पिक किया था। श्योर, मैं पेंडिंग अभी ऑर्डर्स को यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली जो लॉजिक है बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर की, उसी पूरी लॉजिक को मैंने कोड कर दिया था और वो लाइव मार्केट ऑर्डर्स की तरह एग्जीक्यूट